अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो चाहती है मगर इदारों में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहती। नून लीग अपनी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी का साथ तो चाहती है मगर उनसे किए गए मुआहदे पर अमल नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी हुकूमती मुराद और अहदे के आम तो खाना चाहती है मगर गुठलियों से दूर रहना चाहती है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत का ट्राइका बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपना मैंडेट वापस लेना चाहती है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद चाहती है। नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती गलबे में तो हिस्सा चाहती है मगर मलबे में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि कब तक कमेटी खेलते रहेंगे। पंजाब में स्पेस लेना मुआहदे का हिस्सा था, लिहाजा हमारा हिस्सा दिया जाए। नून लीगी हुकूमत एक जानिब इत्तेहादियों को मनाने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात करती है तो दूसरी जानिब अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सुरखैल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करती है ताकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होने से पहले ही उसे रोका जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी को जेल से निकालने के लिए बेचैन तो है मगर इस वक्त तक किसी भी ऐसी ठोस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी कि जिससे बानी पीटीआई जेल से रिहा हो सकें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं कि हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है और फैसला ऊपर बैठे लोगों ने करना है। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस के सदर महमूद खान अचकज़ई हुकूमत से मिलने और बातचीत करने का इंदिया दे रही हैं और अगर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ किसी नुक्ते पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डील को मानेंगे या फिर वीटो कर देंगे? मुल्क की तमाम सियासी जमातें इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि मुल्की मईशत मजबूत करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है मगर इसके बावजूद भी सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठी नहीं हो पा रही। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बदस्तूर कायम रहता है और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं होते तो मुल्की मईशत के साथ साथ मुल्की इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाएगा। ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो सकती है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब ने। कारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं ज़ाहिर है कि दीगर मामलों पे भी बात करूंगी लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट चीज़ चल रही है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है कि आप लोगों को मुस्लिम लीग नवाज़ ने कुछ चीज़ें वादे वईद किए हुए थे, कुछ मुआहदे थे, क्या वजह बनी है कि आप लोग थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं उनसे? जिन मुआहदों का आपने जिक्र किया वो असल में गवर्नेंस का या आगे बढ़ने का जो मॉडल होता है, हर जमात का अपना एक देखें ना मंशूर है, हर जमात की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसके अपने मेंबरान हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनके अपने अपने हलकों की तरक्याती स्कीम्स हैं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है तो वहाँ के बलूचिस्तान है तो वहाँ पे भी हमारी कुछ डेवलपमेंट के हवाले से कुछ स्कीम थी। और ये कोई नई बातें हम नहीं कर रहे, कोई ये नहीं है कि हम कह रहे हो कि जी अभी इसको माने, बल्कि जब ये हुकूमत बनी और बन रही थी तो फॉर्मेशन स्टेज पे हमारी जो मीटिंग्स हुई उसमें जो मुआहदे हुए उसमें ये चीज़ें तय थी, उसके ऊपर बात होती रही और हमारी तरफ से जो उनको बार बार बताया गया कि आपके मुआहदों पे अमल न करने की वजह से हमारी पार्टी के लोगों के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और चेयरमैन साहब के लिए भी बड़े मसाइल हैं, तो आप इस मसले का हल निकालिए। लेकिन वो उस तरफ नहीं चले और अब अल्टीमेटली ये एक ऐसा मरहला आ गया कि जहाँ पे उन्हें फाइनल अपना एक क्वेश्चन देना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये मामला हल तलब है और हल हो जाएगा। बेहतर होता कि ये बैड टेस्ट जो बना है ये ना बने, लेकिन ये बात मुस्लिम लीग को समझनी चाहिए और चले जो हुआ तो हुआ, अब इससे आगे बढ़ने चाहिए और ये मामला पिछले एग्रीमेंट्स के मुताबिक हल हो। और आइंदा के लिए हमें एक बात समझ आ गई कि जो भी मामला आप करना चाहते हैं आप प्रायर टू दैट बैठ के आपस में मशावरत कर लें
अपने इत्तेहादियों के साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्मूथली। लेकिन कारा साहब, नून लीग हेजिटेट क्यों कर रही है? वैसे तो आप लोगों को बतौर बड़ी सियासी जमात माजीज में कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो जहन में रख के चलना चाहिए था, लेकिन नून लीग इतना हेजिटेट क्यों कर रही है? एक चीज़ तय है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो मुस्लिम लीग नून दे सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी क़यादत के साथ उनकी मीटिंग्स हुई है, और भी एक आध मीटिंग हो जाएगी, और बजट से पहले बजट की अप्रूवल तो बहुत टाइम है ना अभी। अच्छा कारा साहब, ये जो हिस्से वाली बात है, अभी कुछ खबर चल रही है, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नून लीग ने आप लोगों से कोई सिंध में भी कोई हिस्से की डिमांड की है, ऐसी कोई खबर है आपके पास? ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है, कोई हिस्सा नहीं मांगा जा रहा जी। अच्छा, हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा है नहीं। ठीक। हम तो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, और हम तो पीएसडीपी का जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के अंदर बात करें। हम तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं, पंजाब की तंजीम है, उनको भी नुमाइंदगी दीजिए, उनकी भी आवाज सुन लीजिएगा। तो ये बात पहले तो तय नहीं हुई थी, लेकिन अगर मुस्लिम लीग इस बात पे बात करेगी तो मेरी जमात को करने में कोई एतराज ना होगा, इस पे बात हो सकती है। लेकिन जो पहले एग्रीमेंट था उस पे अमल दरामद करना चाहिए। फर्दर अगर किसी तरफ से कोई बात है तो वो की जा सकती है। अच्छा, मैंने एग्जैक्टली यही सवाल जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना हिस्सा चाहती है, मगर मलबे में हिस्सा नहीं चाहती कि वो हमारे पे ना पड़े। तो ये बड़ी ज़्यादती कर रही है पीपल्स पार्टी। आप कह रहे हैं कि हम नहीं है हिस्सेदार उनके साथ, लेकिन नून लीग से पूछे तो वो कहते हैं कि आपने बड़े ओहदे, आईनी ओहदे रखे हुए हैं पास, और हमने तो आपके लिए वजारतें भी खाली करके रखी हुई हैं। उन्होंने तो बल्कि मुझे नाम भी गिनाया कि ये वजारतें खाली हैं, ये जब भी आएगी पीपल्स पार्टी वही लेगी। उनका हुस्न जाना है जी, हमारा तो पहले दिन से तय है, और हमारी क़यादत का फैसला है, सीसी का फैसला है। जहाँ तक आईनी ओहदे हैं, बिलाशुबा आईनी ओहदों में ये फैसला हुआ था, स्पीकर वो रखेंगे, स्पीकर को वोट दिए, प्राइम मिनिस्टर को वोट दिए हमने, तो वो बन गए, और उन्होंने हमें वोट दिए तो हमारे चेयरमैन और सदर बन गए। ये कौन सा ऐसा मसला है कि हमने उन पे एहसान किया या उन्होंने हम पे एहसान किया? लेकिन हमने ये फैसला किया था इसलिए कि डिसीजन मेकिंग आज़ादाना हो सके और मुस्लिम लीग फेयरली अपना काम करे, क्योंकि ये कहा जाता था ना कि कोalition गवर्नमेंट में फैसला साजी डिले होती है। अब रही बात के जी जो कोalition है इसमें हम कोई नई डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम बर्डन शेयरिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत बात है। आप ये बताइए कि ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी भी वोट देने वाली है, बाकी जमातें भी वोट देने वाली है, सबके कलेक्टिव वोट से ये हुकूमत खड़ी है, और कल अगर कोई फर्ज करे, अल्लाह ना करे, इस हुकूमत को कामयाब होना है, इस हुकूमत ने इस मुल्क को गर्दाब से निकालना है, हम बर्डन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बर्डन का जिक्र तो तब करेंगे कि हुकूमत नाकाम हो जाए, खुदा ना खास्ता। पहले तो बात यह है कि ये जिक्र ही नहीं करना चाहिए कि कोई बर्डन लेगा कि नहीं लेगा, पैकेज बनाएगा कि नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि यानी आप लोग आप कह रहे हैं कि आप बर्डन शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। सुन लीजिए, नहीं मैं कुछ और, बर्डन की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है और इकोनॉमी या बाकी मामला नहीं संभलते, फर्ज करे अल्लाह ना करे ऐसा हो, नहीं संभलते, तो क्या आप लोग मीडिया वाले, आप मीडिया के लोग हैं ना, आप मुझे बता दें, क्या आप हमसे सवाल नहीं करेंगे कि आपने तो हुकूमत बनवाई थी, आज आप कैसे कहते हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं? कैसे हो सकता है? ज़ाहिर देयर इज नो एस्केप ना, नो एस्केप। तो फिर when there is no escape, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं और मुस्लिम लीग क्या सोच रही है, फिर आप खुद ही देख लीजिए। बट अनदर सीरियस क्वेश्चन कारा साहब, व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वजारत? क्योंकि कि नून लीग कहती है कि जी देखिए हमने सब कुछ किया है, लेकिन जब भी वजारतों के मामले पे आते हैं तो ये हमारी बात नहीं मान रहे, हम तो फिर भी कोशिश करते रहेंगे। वजारत ना लेने का, या जो वजारतें आपको ऑफर कर रहे हैं, रखी हुई हैं, ना लेने का क्या फॉर्मूला है, वो क्यों नहीं ले रहे? फार्मूला नहीं है क्योंकि वजारत रखी है, ये है, हमारा पहले दिन से फैसला था। अगर मुस्लिम लीग की क़यादत ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को वजारतें लेनी चाहिए, तो उनको हमारी क़यादत से बात कर लेनी चाहिए। वो हमारी क़यादत से बात करेंगे तो हमारी सीसी बैठ के फैसला कर लेगी,
یہ میں یا خرم صاحب یا ہمارے لیول پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا اس کا کیا حاصل ہے؟ میڈیا کے ذریعے پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے بیٹھ کے بات کریں، انہیں کہیں، اور اگر وہ اگر جو سیریسلی کہیں گے تو اس پہ فیصلے کے لیے ہماری قبل بیٹھ کے سیریسلی سے فیصلہ کر لے گی. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوئی. صحیح. تو مجھے بتائیں قاری صاحب کہ جو آپ کا تحریری معاہدہ نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے بحیثیت جماعت، اگر نون لیگ ابھی ہیزیٹیٹ کر رہی ہے اور وہ چیزیں نہیں کرتی ہے جو آپ کے ساتھ طے شدہ ہیں، پھر آپ لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم یہ توقع نہیں کر رہے کہ مسلم لیگ ایسا نہیں کرے گی. اچھا، ہمیں اس کے پازیٹیو نوٹ پہ رہنا ہے، مثبت سوچ سے چلنا ہے کہ مسلم لیگ ایسا کر لے گی. یہ جو نہیں کرے گی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ہوگا کیا کہ سوال پیچھے رہ جائے گا اور میرا جواب جو ہے وہ ہیڈ لائن بن جائے گا کہ قمر زمان کہہ رہی ہے. تو میں کو بڑھ کے لگانے والا نہیں ہوں. ہاں ہم کوشش کریں گے اور ہمیں توقع ہے کہ مسلم لیگ اس پہ عمل درآمد کرے گی. ٹھیک ہے. وہ میں اس لیے اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ آئے روز یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی، پیپلز پارٹی نکل جائے گی وغیرہ وغیرہ. منصور وسان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے پھر شاید کوئی خواب دیکھا، پیش گوئی کر رہے تھے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے کی چلے گی. اس گورنمنٹ نہیں چلنا ہے، یہی گورنمنٹ چلنی چاہیے. ہاں، اس لیے کہ اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں جا رہے. اچھا، یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا رہے؟ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، ہم ان کے ساتھ نہیں جا رہے. ابھی تک تو یہی صورتحال ہے نا. قاری صاحب دیکھیں یہ ڈفرینس ہے، آپ بہت اچھی بات گھماتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا رہے. دس اے ویری مائنر ڈفرینس. دیکھیں بڑا سمپل سوال ہے. آپ کو کسی نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ ہم ان کو ساتھ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل. مجھے اکثر لوگوں نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سن لیں. ارے نہیں اس طرح نہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ اچھا، پیپلز پارٹی کے کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے یہ تو اس طرح تو کسی نے نہیں کہا، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوا تو باقی تو خیال تھوڑے ہیں. جو لوگ مذاکرات کے لیے تیار نہیں بیٹھے وہ یہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. سو بالکل ایسا کچھ نہیں ہے اور ملک کسی نئے انتخاب کا متحمل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ملک کے اندر ایک بہت مہنگی اور بہت ٹیڑھی ایکسرسائز. پہلے الیکشن پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہے، ایک اور الیکشن اس کے اوپر کیا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے. کوئی بھی جماعت اس کو افورڈ کر سکتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ نظام چلے. اس میں سکم ہے، ان سکموں کے ساتھ چلیں، ان کو آئندہ کے لیے دور کریں. اور ابھی ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے اجتماعی فیصلہ سازی کریں. جو آج تک خان صاحب گالی گلوچ کرتے رہے، پی ٹی آئی والے کرتے رہے اور وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اب انہوں نے جو بات کرنے کا اندیا دیا ہے کہ محمود خان شیخزئی صاحب کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، اس میں بھی ان کے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے. یعنی ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی، ابھی کوئی ایجنڈا نہیں نکلا. نہیں، وہ انہوں نے بتایا نا ایجنڈا انہوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پہلے نمبر پہ ہے. نہیں، میرا ایشو یہ نہیں. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو لفظ میننگ فل ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے سے پہلے ہماری شرطیں ہیں. وہ مذاکرات کی ایجنڈا نہیں ہے. ہماری شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑو، ہماری شرط یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب کو چھوڑو، ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے باقی ممبران کو چھوڑو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. پھر تو شرائط رکھی نا. ایگزیکٹلی. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کا مطالبہ یہی ہے. مطالبہ کہہ لیں، شرط کہہ لیں. مطالبہ نہیں ہے، نو مطالبہ نہیں ہے، شرط یہ ہے. شرائط کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی، یہ ہماری بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے. تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جو کیوٹک سچویشن ہے پھر اس میں تو مزید اضافہ ہی ہوگا. ڈائیلاگ تو نہ ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم پی ٹی آئی ڈائیلاگ نہیں چاہتی. پی ٹی آئی پہلے فوج سے ڈائیلاگ کرنے کا دعوے کر رہی تھی، مطالبے کر رہی تھی. وہ بھی ایک مذاق تھا، وہ بھی فوج کو امبیرس کرنے والا تھا. پبلک کا پریشر آیا تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم مذاکرات کریں گے، ہم ان سے کریں گے، ان سے نہیں کریں گے. اب ان سے کریں گے تو یہ ہماری شرائط ہے. وہ قانون کو مطلوب ہے، وہ سزا یافتہ ہے. ان کو حکومت کیسے اپنے طور پہ بیٹھ کے پارڈن کر لے گی، کیسے کرے گی؟ تو یہ ایسی طریقہ کار طے کر دو، ایسے مطالبے کر دو جو پورے نہ ہوں، اور کہا جی دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا.
लेकिन कायरा साहब, आप इतने कदावर सियासतदान हैं, आपने इतनी नशेबो फराज देखे हैं सियासत में, आप लोगों की जमात में सोबतें सही हुई हैं, पाबंदियां सही हुई हैं और पता नहीं क्या क्या सहा हुआ है, इसीलिए आप जमहूरियत के हक़ में इतनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन कायरा साहब, मुझे एक ऑनेस्टली एक वाक़तन अपनी राय चाहिए आपकी, बताएं क्या ये सही है कि ये ओपिनियन शो करना या बताना, जैसे कि एहसन इकबाल साहब जो कि ज़ाहिर है कि आपकी काबीना का हिस्सा है, नून लीग की, आपकी काबीना तो नहीं लेकिन नून लीग की जो काबीना है उसका हिस्सा है, अब वो ये बयान दें कि जी इमरान खान साहब 5 साल से पहले बाहर नहीं आ सकते, या कोई उठकर ये बात करे कि जी जब तक ये अंदर रहेंगे तब तक ही गवर्नमेंट चल सकती है। आपने एक शख्स को, एक शख्सियत को इतना ज़्यादा तारी कर लिया है सिस्टम के ऊपर कि ऐसे लगता है कि वो अगर बाहर आ जाएगा तो शायद गवर्नमेंट भी चली जाएगी और शायद हमारी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। बात ये आप एक आपका सवाल बड़ा हैरान करूँ। ये इमरान खान साहब थे जो कहते थे मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, इसकी मूंछें काट दूंगा, इसको जेल में डाल दूंगा। बिल्कुल कहते थे। अच्छा, ये रवैये तो उनके थे। अच्छा, दूसरी तरफ आज भी उनके दोस्त कह रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं कि इनके साथ नहीं बैठेंगे ये फलाना है, इनके साथ नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे ये फलां है, इससे हाथ नहीं मिलाएंगे ये फलां है। ये रवैये उनके हैं। उनके दोस्त क्या कह रहे हैं बैठे हुए, जो उनकी सेकंड लाइन है, क्या कहा असद कैसर साहब ने, क्या कहा उमर अयूब साहब ने, क्या कहा बाकी दोस्तों ने। तो जो रोज गालियां देते हैं हुकूमत को और बुरा भला कहते हैं और रोज तमाशे करते हैं, और शिबली फराज साहब, अगर उनके खिलाफ किसी एक बंदे ने गुस्से में आके एक बात कह दी, ये उसका अपना ओपिनियन है, ये हुकूमत का ओपिनियन तो नहीं है। हुकूमत तो ये कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा है, बिलावल साहब ने 10 दफा कहा है कि भाई बैठ के बात होनी चाहिए। गालियां सुन के भी ये बात कही है, फिर भी वो उनके इतने ही नखरे हैं कि एक बंदे ने कह दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया। तो भाई इस तरह की बातें होती रहती है। ठीक। अच्छा, मुझे कायरा साहब ये बताएं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं और ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब सामने आए हैं, वो चाह रहे हैं कि एज अ ब्रिज वो किरदार अदा करें, आपको लगता है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये कोई अहम किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, दोनों तजर्बाकार सियासतदान हैं, बड़े कदकाठ वाले हैं, समझदार हैं, बहुत सियासत की ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सब जमातों से उनका ताल्लुक है। लिहाजा वो अगर वो चाहें तो कर तो सकते हैं, बिल्कुल उनमें कब कैपेबल लोग। मतलब ऐसा भी हो सकता है, कहूँगा, जी लेकिन जी, इसका फिर ये इसमें एक बुनियादी शर्त होगी। ये मेरी राय, हो सकता है मैं दुरुस्त हूँ, हो सकता है मैं दुरुस्त ना हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इस कजिए का हल इस तरह निकल सकता है कि शराइत ना रखी जाए, कोई शर्त नहीं मानेगा, ठीक, शराइत नहीं मानी जाए, कम वक्त में। हाँ, आप ये कहिए कि जनाब आके बैठ के बात करते हैं, आप अपने 1, 2, 3 ये हमारा एजेंडा आइटम्स है, उसी तरफ से गवर्नमेंट भी अपना कोई एजेंडा आइटम दे देगी ना, उनका क्या एजेंडा, तो उसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती है, नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि जी प्रायर टू दैट आप कमेटियां बना दें, कमेटी बैठ के बात करेगी, उनके भी लोग बैठ जाए, हमारे भी लोग गवर्नमेंट के भी बैठ जाए, बैठ के बात कर लें। कायरा साहब, मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी, पंजाब में आप लोग वजारतें लेने जा रहे हैं, उस पर कोई बात हुई है नून लीग के साथ? देखिए, कोई बात नहीं हुई है किसी के साथ। अगर वजारतें लेने का फैसला होगा, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर कुछ संजीदा किस्म की कोई ऑफर या कोई कहा गया, ये मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमारी क़यादत को कहा गया, ठीक है, तो वो फिर अपने तौर पे बैठ के फैसला कर लेंगे। अगर हमने हुकूमत में शामिल होना हुआ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में, तो फिर फेडरल में भी हो जाएंगे, सूबे में भी। ये नहीं हो सकता कि आप वफाकी हुकूमत में शामिल तो ना हो, सूबे में शामिल हो जाए। मेरा ख्याल है ये लॉजिकली बात दुरुस्ती है, बट ये मेरा ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब ने, बहुत शुक्रिया खान साहब, अपने वक्त निकाला। खान साहब, माफ़ी का मुतालबा किया गया है, शहरी रहमान साहबा कह रही हैं कि पहले माफ़ी मांगें। पहले भी खान साहब से एक मुतालबा किया गया था कि माफ़ी मांगें और तस्लीम करें। माफ़ी मांगने वाली बात तो ठीक है, लेकिन खान साहब कोई तैयारी में है, मांगेंगे माफ़ी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، معافی ایک دوسرے سے مانگنے میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، لیکن معافی اس کو ضرور مانگنی چاہیے جو ظلم کرے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی پہ غلط الزام لگائے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم سے ضرور معافی مانگنی چاہیے ان کو جنہوں نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب پہ غلط سائفر کیس بنا، محب وطن پاکستانی پہ غداری کا الزام لگایا، شاہ محمود صاحب پہ بھی۔ وہ کیس سے اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے ہیں۔ جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور معافی مانگنی چاہیے۔ میرے جیسے آدمی پہ بھی، جس نے ہمیشہ پاکستان کی، اسلام کی، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی بات کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ختم نبوت کی بات کی، اس پہ بھی غداری کی اور اس طرح کی چیزیں کی گئیں۔ اللہ کے کرم سے عدالت سے باعزت بری ہوا ہوں۔ میرے سے کوئی معافی مانگنے کی ہمت کرے گا؟ پھر جو ہمارے کارکنان کے ساتھ 9 مئی کے بہانے ہوا ہے، 9 مئی کے بہانے ہوا ہے، 9 مئی کے بہانے جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس نے غلط کیا اس کو ضرور دیں، لیکن بے شمار لوگ بے گناہ، کچھ لوگ ملٹری ٹرائلز میں ہیں، کچھ اور کیسوں میں، دہشت گردی میں، جو بیچارے غریب ریڑھی باندھ تھے، جو بیچارے ڈیلی ویجر تھے، جو کوئی معمولی سے تنخواہ دار تھے، ان کے گھروں کی تباہی ہو گئی ہے پچھلے سال میں، ابھی تک بیچارے ظلم میں پس رہے ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ باقی جس نے 9 مئی غلط کیا ہے اس کو آپ سزا دیں نا جی، اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہم تو 9 مئی کے کیسوں سے عدالت نے ہمیں بری کیا ہے۔ تو پھر خان صاحب آگے کیسے بڑھیں گے اگر آپ سے جو آپ کے اپوزٹ لوگ ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، یعنی آپ اپوزیشن میں ہیں، وہ حکومت میں ہیں، تو وہ اگر آپ سے معافی کا کہہ رہے ہیں یا خان صاحب سے کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر تو آگے نہیں بڑھا جائے گا؟ ایک تو میں نے آج اسی تناظر میں خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کہ 9 مئی کے کو جواز بنا کے جو ہمارے بہت سے کارکنان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں وسطائی حکومت نے، اس وقت کی رجیم نے، اس کے خلاف اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنے چیف جسٹس پشاور کی سربراہی میں، کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈا پور خود کوئی ایگزیکٹو اقدام لیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو سیاسی انتقام لے رہے ہیں، ہو جائیں گے۔ جی، اس لیے میں نے یہ کہا ہے اس پہ علی امین خان پہ بھی کوئی الزام نہیں آئے گا، تحریک انصاف پہ بھی نہیں، کیونکہ ظلم ہوا ہے، ہمارے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کو بیچاروں کو تھانوں میں لے جا کے بے لباس کر کے مارا گیا ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے، لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دے آر ایکول سٹیزنز آف پاکستان، اس کی انویسٹیگیشن کہاں سے ہوگی؟ ایک جوڈیشل کمیشن ہائی پاورڈ چیف جسٹس پشاور کی سربراہی میں بنے۔ بے شک اس کے لیے آپ فارمر چیف جسٹس جناب ابراہیم صاحب کو بھی لگا دیں، ان پہ سب کو اعتماد ہوگا، دلیر دبنگ آدمی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ باقی جہاں تک معافی تلافی کی بات ہے، دیکھیں سب کو پاکستان کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اگر شیری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان یا علی محمد یا ہم لوگ معافی مانگیں، تو کیا شیری رحمان صاحب کے جماعت کے سربراہ آصف علی زرداری اس بات پہ معافی مانگیں گے کہ امریکی ایما پہ انہوں نے پاکستان میں رژیم چینج کروانے میں سندھ ہاؤس کو یوز ہونے دیا؟ وہ جو سائفر کا کیس ختم ہوا ہے، میں نے تو سائفر کیس کے ختم ہوتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عمران خان پہ تو سائفر کیس ختم ہو گیا اور شاہ محمود صاحب پہ اور باعزت بری ہو گئے، اب سائفر 2 ہونا چاہیے کہ سائفر پہ ایک مقدمہ اور ہو، اور ان تمام لوگوں کا جو رژیم چینج میں انوالو تھے، چاہے اس وقت کوئی ذمہ دار آدمی تھا۔ خان صاحب آپ ابھی بھی مانتے ہیں، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش تھی، امریکی سازش تھی؟ ابھی بھی مانتے، کیونکہ اس پہ بہت سارے بالکل بین الاقوامی ایما پہ ہوا ہے، بین الاقوامی ایما پہ ہوا ہے۔ امریکہ کوئی کسی خالہ جی کا گھر نہیں ہے جہاں سے آپ کو حلوے کی پلیٹ آئے۔ وہاں سے سپر پاور نے جب یہ دھمکی دی کہ عمران خان کو اتارو نہیں تو پاکستان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، ہاں اگر عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں اتار دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، تو معافی کی بات تو انہوں نے بھی کی۔ ہم تو اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں، امریکہ سے معافی کے خواستگار اگر آپ کو نظر نہیں آتے کہیں چیک کر لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اچھا خان صاحب، میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، بڑا سموتھ لگ رہا تھا ہمیں کہ بات چیت ہوگی آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور پھر شاید کوئی حل نکل آئے گا، لیکن ابھی معاملات وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیلے ہے، گورنمنٹ شاید اتنی پاورفل نہیں ہے، یا یہ وہ تیسری قوت ہے جس کی طرف آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بڑھیں لیکن وہ بڑھنا نہیں چاہ رہے؟
देखिए हम तो किसी से मज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, हमारे पीछे तो 25 करोड़ कौम खड़ी है, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है, आज नहीं तो कल हम निकल ही आएंगे, सारे केसेस एक के बाद दिगरे खत्म हो रहे हैं, इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। लेकिन खान साहब बाहर नहीं आ रहे ना, खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनकी सजा जो कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, अब तो उनको एस्केप रूट चाहिए। हम तो अल्लाह के करम से बाहर निकल के आ रहे हैं, इसलिए ये ज्यादतियों के सिलसिले बंद करें, कौम के लीडर को बाहर आने दें, इमरान खान साहब को बाहर आने दें, मैंडेट का फैसला करें, 25 करोड़ जिसके साथ खड़ी है ना उनको इख्तियार दें, क्योंकि ये जो बजट मुझे बताएं खान साहब, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके साथ ये मैंडेट वाली बात करे? गवर्नमेंट के बस की बात है? देखें अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है तो कहीं तो स्ट्रेंथ है ना, जिधर स्ट्रेंथ है उधर से खैर है मुस्तार लेके हमसे बात करने, हम तो नहीं कह रहे ना हमने मज़ाकरात की भीख मांगी। देखिए राना सनाउल्लाह साहब तहरीक इंसाफ में तो नहीं है ना, वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर हैं, उन्होंने कहा मज़ाकरात करो, दावत दी। यासिफ जरदारी साहब ने कहा मज़ाकरात होने चाहिए, तो जब उन लोगों ने मज़ाकरात की बात की है तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया? इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि मानी खेज मीनिंगफुल हो, आपने मुज़ाकरात करने हैं मीनिंगफुल मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने खान साहब मैं अगेन आपको याद कराना चाहूंगी खान साहब ये बात वाज़े हो जाए, ये बात वाज़े हो जाए, मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे साथ बैठ के आपने बिजली या पानी पे मुज़ाकरात करने या आपने पाकिस्तान की मईशत पे हमसे मुज़ाकरात, वो बात की बातें हैं, बहुत बात की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरान खान असीरान की रहाई, पहला नुक्ता, दूसरा मैंडेट की वापसी, इस पे बात होगी तो बात आगे चलेगी, वरना फिर ठीक है जैसे है बस ठीक है, हमने सह रहे हैं, हम अदालतों में फेस कर रहे हैं, मैंने भी फेस किया है, खान भी फेस कर रहे हैं, शाह साहब भी फेस कर रहे हैं, खान साहब तो बैकआउट नहीं कर रहे, खान साहब तो भीख नहीं मांग रहे, वो 300 दिन बैठ सकते हैं, मैं आपसे और भी बैठ जाएंगे। मैं आपसे एक और सवाल, कौम का क्या करेंगे आप? कौम को किस तरफ रखेंगे? ठीक खान साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने, कौम आपके साथ नहीं है। चलें, इमरान खान साहब ने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो ये पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग के साथ वो मुज़ाकरात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग सभी जानते हैं खान साहब, इसको बात को क्या यहाँ से पकड़े हैं वहाँ से पकड़े, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं और जो भी आपने पैगाम देना है या जो भी उनसे मामला तय करना है ये आप लोगों का मामला है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि देखें नुकसान तो अल्टीमेटली मुल्क का ही हो रहा है ना। देखिए मैं उनके खिलाफ आपको कैसे कह सकता हूँ, मैं तो आप ये कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हमारे फाउंडिंग चेयरमैन मेरे सामने बात की कि मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल का क्या मतलब है? अब अगर हुकूमत आती है और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करती है, महीना दो बैठ के वैसी टाइम गुजारी करती है, वो तो फिर वैसी ड्रामा है ना। अगर मीनिंगफुल करने हैं तो फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू की तरफ जाएं, उससे तो कोई इनकारी नहीं है। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि ये जो दो मसले हैं, असीरान की रहाई इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, प्लस मैंडेट की वापसी, इस पे कोई अमली इक़दाम लें। और एक और चीज़ भी, इमरान खान साहब ने मुझे खुद ये बात की और मैं ही था जिसने वो बात फिर मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि मैं फतह मक्का मॉडल पे बिलीव करता हूँ, मैं ज़ाती इंतकाम किससे नहीं लेता, लेकिन जिसने कोई ज्यादती की है अदालत में वो अपना जवाब जरूर देगा। और दूसरा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, देखिए रिकंसिलिएशन की सब बात करते हैं, मुफाहमत, लेकिन मुफाहमत तब तक नहीं हो सकती जब तक ट्रुथ यानी सच्चाई ना बोली जाए। तो अगर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है, और उसके लिए जाहिर है कि तमाम फरीकैन को पीछे हटना होगा। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तमाम फरीकैन को पीछे हटना होगा, अपनी पोजीशंस क्लियर करनी होंगी और फिर ही हो सकता है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुल्क का मुआशी बजट ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ अवाम और सरमायाकार उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बजट में कारोबार को आसान बनाने के लिए फ़ंड्स होंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी, कारोबार बढ़ाने, सरमायाकारी लाने के हवाले से अहदाफ सेट किए जाएंगे। मगर हमारे मुल्क में जब भी बजट आता है तो सब्सिडी और रिलीफ के दोनों नाम हज़फ कर दिए जाते हैं और टैक्स और मज़ीद टैक्स और सुपर टैक्स और ज़रूरी टैक्सेस की तलमीहात इस्तेमाल करके आवाम और सरमायाकारों का खून निचोड़ने का बेहतरीन फार्मूला पेश कर दिया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात देते हैं, उन्हें टैक्स में खातिर खा छूट देते हैं और इंडस्ट्री लगाने में मुकम्मल ताउन भी फराहम करते हैं, मगर पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं। तारीख़ गवाह है कि जब भी हमारी इंडस्ट्री ने अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की तब हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाकर मुल्की सनत का रुख तबाही की जानिब मोड़ दिया।
बजट 2024 और 25 को पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने अपने लिए मौत का फरमान करार दिया है। ये वही आईटी इंडस्ट्री है जिसने रवां बरस अप्रैल में $310 मिलियन की आमदन हासिल करके गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी हालिया बजट को हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी गई खुली धमकी करार दिया है। ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि जिसकी बरामदात में 2020 में 14.66 अरब डॉलर्स की शरह से इजाफा हो रहा था, मगर आज उसकी तरक्की की रफ्तार अंदाज़ों से कहीं कम है। पाकिस्तान की केमिकल, फर्टिलाइजर्स और मैन्युफैक्चरिंग की सनत ने भी बजट 2024-25 को इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया है। यूँ महसूस होता है कि हुकूमत को इस बात का इदराक ही नहीं है कि सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि टैक्सेस से भरपूर बजट मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदेह। इसी पर बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताया, आपने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तकरीर जो है वो सुनी होगी, पोस्ट बजट भी आपने देखा होगा उन्होंने कैसे सहाफ़ियों को सवाल के जवाब दिए थे। मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि कोई भी मुकद्दस गाय अब नहीं बचेगी। आप समझते हैं कि जिस तरीके का बजट लाया गया है वाक़तन जिनके टैक्स बनते हैं उनसे टैक्स वसूल किए गए हैं, या ये सारा बोझ जो है ये कारोबारी तबके पे और आवाम पे डाला गया? वो उन्होंने कुछ तो अटेम्प्ट किया है और उसको थोड़ा सा वाइड स्प्रेड करने की कोशिश की है अपना जो बर्डन है, लेकिन ज़ाहिर है जो मुकद्दस गाय समझी जाती है कि एग्रीकल्चर पे जो है वो खातिर ख्वाह, रिटेल पर जो है वो खातिर ख्वाह एफर्ट नज़र नहीं आती। बट जनरली ये जो बजट है, जैसा कि आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज ने उसको सेलिब्रेट किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टॉक एक्सचेंज की समझती है कि ये आईएमएफ से अलाइंड है। ये बजट आईएमएफ के पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइंड है, और उसकी वजह से अब ये ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि जुलाई में जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए, और फिर उसके लिए एक आईएमएफ का पैकेज जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए, जो उसकी एक्सटर्नल अकाउंट के जो मसले मसाइल हैं उसको हल करने में वो मददगार साबित होगा। अच्छा आरिफ हबीब साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह उन्होंने सेल्स टैक्स बढ़ाया है हुकूमत ने 15 से 18% किया है, और टेक्सटाइल और चमड़े की जो मसनूआत है उस पर ज़ाहिर है कि इफ़ेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट। आप समझते हैं कि हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला सकती थी? जो स्लैब सिस्टम हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया है, रिटेलर्स पे बड़ा फोकस किया हुआ था, लेकिन वो स्टार्ट तो किया लेकिन कामयाबी फिर भी हमें नज़र नहीं आई है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फाइलर भी फाइलर जितनी हैसियत रखता है। तो ये कैसे गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त भी है, कारोबारी दोस्त भी है, और फिर हमने अपने अहदाफ भी पूरे किए हैं? आई थिंक ये जो बजट के दूसरे दिन ही जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को कम किया है 10 रुपए कुछ पैसे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ है। कुछ थोड़ा बहुत अगर वो विदहोल्डिंग टैक्स 1% था और उन्होंने अब 29% के लेवल पे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए हैं, तो वो 1% को 15% के करीब बनता था। तो अब ये है कि वो जो अब उन्होंने 29% किया, तो ये समझे कि वो 1 का 2 किया। लेकिन ये तो टैक्स जो है वो पहले बिफोर टैक्स प्रॉफिट करें तो फिर टैक्स की बारी आती है। तो उसके लिए जो बड़ा प्रॉब्लम था वो कॉस्ट का प्रॉब्लम था, जिसमें सबसे बड़ी जो हेड था वो एनर्जी कॉस्ट थी। तो एनर्जी कॉस्ट हम 17-18 सेंट पर पहुंच गए थे, जबकि डिमांड थी कि इसको 10-11 सेंट लाया जाए। तो अब उन्होंने उसको कम करके 13 सेंट के बराबर 12-13 सेंट के करीब जो है वो कर दिया है। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 1.5% जो है वो पॉलिसी रेट को कम किया है, और आगे इन्फ्लेशन को देखते हुए ये नजर आता है कि मजीद जो है इसमें कमी आएगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि एक बहुत बड़ा चंक है इनडायरेक्ट टैक्स का जो जाता है, और फिर हमने देखा है कि अगर गवर्नमेंट ने लेवी बढ़ा दी है पेट्रोल पे, उसको 80 पे लेके जाएंगे, डीजल पे भी, तो ये तो फिर डायरेक्ट बोझ आवाम को इनडायरेक्टली फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यानी वो आई थिंक बहुत वाइड स्प्रेड लोगों पे पड़ेगा ना। जो यानी 20-25 करोड़ लोग जो
ऑयल इस्तेमाल करते हैं और वो जितना जो ज्यादा इस्तेमाल करता है उसके हिस्से में ज्यादा आएगा, बट वो जो 20 रुपए पर लीटर जो है वो पहुंच जाएगा, तो ये एक वाइड स्प्रेड बोझ है। किसी न किसी को तो उठाना ना बोझ, या तो अगर वो ना करें तो इनको जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेंगे तो उसके ऊपर फिर सूद देने का जो है वो मसला पैदा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेटर तरीके से जो है वो कॉस्ट एलोकेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह हमने बात की कि एग्रीकल्चर पे और रिटेल पे उनकी जो है वो डिमांड थी कि उनको आप जो है भी टैक्स नेट में लाएं, तो उसके लिए इतनी खातिर ख्वाह, हालांकि उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स भी जो है वो बढ़ाया है, 1.25% किया उनके लिए भी कुछ चीजें, लेकिन डेफिनेटली वहाँ कुछ ये जो है वो पॉलिटिकल इशू भी हैं। तो पॉलिटिकल इशू के पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो आपको पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। ठीक, मैं सर इसी पे ही आना चाह रही थी आपके साथ। आपने अभी खुद ही जिक्र कर दिया कि पॉलिटिकली बहुत सारे मामलात हैं। मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से कराची आए थे तो आपने उनसे कहा था कि अडियाला के बासी से हाथ मिला लें। अब आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट जो हमारे मौशी तौर पे इंस्टेबिलिटी हम फेस कर रहे हैं? आई थिंक ये अगर हमारा यहाँ पीस हो पॉलिटिकली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसा रिवाज हो गया है कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझा जाता है, और वो दुश्मनी के तरीके से जो है वो मामला जो है वो चल रहे होते हैं, तो उससे लोग जो है वो इसको पसंद नहीं करते। देखें आप इंडिया में भी जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, इंडिया की पब्लिक ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि पीसफुल हो, डेफिनेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसकी अपनी हद तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिडिक्यूल करना इज़ नो राइट। तो अगर ये चीज़ें अच्छी हों, पीसफुल हों, और ये आप समझते हैं कि अभी भी टाइम है नून लीग के पास कि वो हाथ मिला ले पीटीआई के बानी से? आई थिंक हाथ मिलाने का मतलब ये था कि दोनों तरफ हाथ मिलाएं। आई थिंक उनको भी जो है वो पीटीआई को भी जो है वो एक कदम पीछे हट के मामलात को जो है कूल डाउन करने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। पीएमएलएन को करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो आई थिंक इस किस्म की वो बातें करती रहती है। प्रेसिडेंट साहब ने जो है अपने पार्लियामेंट्री एड्रेस में इसको कहा कि सब लोग एक एक कदम पीछे हटे। तो आई बिलीव कि ये ज़ाहिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है, दोनों साइड अपना एक एक कदम पीछे हट के इस को कि मुल्क की खातिर जो है वो हमें जो है वो आपस में डायलॉग करके रास्ते निकालने हैं, तो वो ज़्यादा डिजायरेबल है। और उससे फिर ज़ाहिर इन्वेस्टर्स लोकल भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ, और ज़ाहिर है कि मुल्क में इस्तेहकाम भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।